हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल पे। तो आज की पहली इन्फॉर्मेशन है वोडाफोन आइडिया के बारे में। देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को एक अलग ही तरह की राहत मिली है सरकार की तरफ से। दरअसल 3 फरवरी को वोडाफोन आइडिया ने कहा कि सरकार की तरफ से ये ऑर्डर दिया गया है कि स्पेक्ट्रम से संबंधित सभी पेमेंट्स और एयरवेव्स को यूज़ करने के लिए जो फीस बाकी है अभी तक, उसको इंटरेस्ट सहित उस अमाउंट को अपनी कंपनी में इक्विटी में कन्वर्ट कर दे। जो टोटल अमाउंट को कन्वर्ट करना है वो है 16,425 करोड़ रुपए, मतलब 1.96 बिलियन यूएस डॉलर। वोडाफोन आइडिया अपनी कंपनी में सरकार को 16.13 बिलियन शेयर्स देने वाली है और वो भी 10 रुपये के एक शेयर में इशू करने वाली है। इससे कंपनी को सर्वाइव करने का थोड़ा मौका मिल जाएगा, क्योंकि अभी टेलीकॉम इंडस्ट्री में 2 ही कंपनी का दबदबा चल रहा है, एक है एयरटेल और एक है जियो। बाकी जो तो 2 कंपनी लड़ रहे हैं सर्वाइवल के लिए वो है वोडाफोन आइडिया और BSNL। और अगर सरकार की तरफ से इन 2 कंपनियों को थोड़ी सी भी राहत मिलती है तो ये उनके लिए और हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। उससे वो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लान्स को भी बेहतर कर पाएंगे, जिससे मार्केट में मोनोपोली क्रिएट नहीं होगी और कस्टमर के पास भी दूसरे ऑप्शंस होंगे। 2016 में जब मुकेश अंबानी ने जियो को लॉन्च करके टेलीकॉम इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था और उसके चलते सारे टेलीकॉम कंपनीज बंद हो गए थे और जो बचे रहे उनको भारी पैसों का नुकसान हुआ और कर्ज में दब गए। उसी के चलते देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2020 में टेलीकॉम फर्म्स को 10 साल का डेडलाइन दिया था कि 2031 तक अपने सारे ड्यूज को क्लियर करें। अगली इन्फॉर्मेशन है फ्लाइट कैंसिलेशंस के चार्जेस के बारे में। आप सभी ने कभी ना कभी अपने लिए या किसी और के लिए फ़्लाइट की टिकट तो बुक की ही होगी और किसी कारण से कोई ना कोई अपने टिकट को कैंसिल भी किया होगा। लेकिन कैंसिल करने के बाद जो दुख और अफसोस होता है वो नेक्स्ट लेवल, अलग ही लेवल का होता है, क्योंकि कैंसिलेशन चार्जेस ही इतना होता है कि ये भगवान क्या जुल्म है। मन करता है कंपनी को आग लगा दें। लेकिन अब उसकी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अब एक राहत की खबर आई है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से। उन्होंने एक नया पैसेंजर चार्टर या रूल कह सकते हो आप फाइनलाइज किया है। चार्टर के मुताबिक अगर किसी यात्री ने फ़्लाइट की टिकट बुकिंग करने के 24 घंटे के अंदर किसी भी कारण से टिकट को कैंसिल कर दिया तो उसे किसी भी तरह के कैंसिलेशन चार्ज पे नहीं करना होगा। साथ ही यात्री कंपनसेशन भी क्लेम कर सकते हैं अगर उनका सामान खो जाता है तो। लेकिन ये रूल एक कंडीशन के साथ आता है और वो कंडीशन है कि अगर आपका टिकट फ़्लाइट छोड़ने के 7 दिन के कम समय का है तो एयरलाइंस कैंसिलेशन चार्जेस लगा सकती है, तो इसका भी ख्याल रखें। इसके अलावा अगर गलती से यात्री ने अपना नाम गलत टाइप कर दिया है तो पैसेंजर उसे 24 घंटे के अंदर सही या ठीक कर सकते हैं या करवा सकते हैं। अगली इन्फॉर्मेशन है PM केयर फंड के बारे में। किसी भी आपदा में लोग PM केयर फंड में अपने हिसाब से पैसा डोनेट करते हैं ताकि सरकार के साथ वो भी कुछ हेल्प कर सकें, और RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का यूज़ करके आप किसी भी सरकारी ऑफिस या प्रोजेक्ट का एक्चुअल इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हो। लेकिन अभी RTI PM केयर्स फंड पर एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक प्लीज सबमिट करते हुए कहा कि PM केयर्स फंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट के किसी भी कानून के तहत नहीं बनाया गया है और ना ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार का इसमें किसी भी तरह का कोई कंट्रोल है। सेंटर ने एक पेज का रिप्लाई सबमिट करते हुए कहा कि PM केयर्स फंड को
द यूनियन होम मिनिस्टर और द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, उनके साथ रतन टाटा जो फॉर्मर चेयरमैन है टाटा सन्स के, केटी थॉमस जो फॉर्मर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, और करिया मुंडा जो फॉर्मर डिप्यूटी स्पीकर हैं, ये सब मिलके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के रूप में गठन करते हैं। पिटिशनर्स ने अपनी तरफ से आर्ग्यूमेंट भी दिया है कि पीएम केयर्स फंड को सरकारी फंड के रूप में पेश किया गया है, और ये भी कहा है कि वाइस प्रेसिडेंट ने राज्यसभा के मेंबर्स को रिक्वेस्ट भी किया है कि वो डोनेशन करें। इसके जवाब में सरकार ने कहा कि पीएम केयर्स फंड कोई बिजनेस नहीं है, बल्कि ये एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, और इस फंड से सरकार को किसी भी तरह का कोई भी फंड्स और फाइनेंशियल हेल्प रिसीव नहीं होता है। 1 अप्रैल 2020 को पीएम केयर्स फंड को कोविड-19 जैसे आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए स्थापित किया गया था। अगली इन्फॉर्मेशन है बजट के बारे में। नहीं, मैं अभी बजट नहीं पढ़ने वाला हूँ, वो तो आप सभी को अभी तक पता चल ही चुका होगा। मैं तो सिर्फ बजट की एक अलग ही इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आप सभी को तो पता ही है कि हर साल बजट पेश किया जाता है पार्लियामेंट में, लेकिन कभी आपने सोचा है या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि पहली बार हमारे भारत में कब और किसने बजट पेश किया था? किसने सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया था? कौन थे वो पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने बजट पेश किया था? तो डोंट वरी, रिलैक्स, इन सब सवालों के जवाब अभी आपको मिलने वाले हैं। तो पहला है, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट जेम्स विल्सन ने पहली बार इंडियन बजट पेश किया था 1860 में, यानी 1860 में, यानी 163 साल पहले, यानी 163 ईयर्स पहले। आज़ादी के बाद 26 नवंबर 1947 देश में पहली बार फाइनेंस मिनिस्टर आर.के. शनमुखम चेट्टी ने इंडियन बजट पेश किया था। आमतौर पे तो हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर ही बजट पेश करते हैं, लेकिन कई बार ऐसे भी मौके आए हैं जब प्रधानमंत्री ने भी बजट पेश किया था। साल 1998 में तब एक फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री टी कृष्णमाचारी ने जब इस्तीफ़ा दिया था, तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पहले पीएम बने जिन्होंने बजट पेश किया था। फिर 1970 में जब फाइनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने इस्तीफ़ा दिया था, तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बजट पेश किया था। उसके बाद 1987 और 88 में जब तब के फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री बीपी सिंह ने इस्तीफ़ा दिया था, तब प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी बजट पेश किया था। पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया था। उन्होंने कुल 10 बजट पेश किए थे अपने कार्यकाल में। 1999 तक केंद्रीय बजट फरवरी के आखिरी कार्य दिन यानी वर्किंग डे शाम के 5 बजे पेश किया जाता था, लेकिन उसे फिर सुबह 11 बजे शिफ्ट कर दिया गया था। 2017 में बजट पेश करने का दिन भी 1 फरवरी को कर दिया गया था, इसीलिए हर साल फरवरी को बजट पेश किया जाता है। साल 1950 तक बजट राष्ट्रपति भवन में ही छपता था यानी प्रिंट होता था। जब ये लीक हो गया था, उसके बाद प्रिंटिंग की जगह को शिफ्ट कर दिया गया न्यू दिल्ली के मिंटो रोड में। फिर साल 1980 में एक प्रिंटिंग प्रेस तैयार किया गया नॉर्थ ब्लॉक के अंदर वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री में। अगली और आखिरी इन्फॉर्मेशन है कॉलेजेस के बारे में। आप सभी ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में गए ही होंगे या जाने वाले हैं, या कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बारे में सुना तो होगा ही, लेकिन क्या आपको पता है कि देश के कौन से राज्य या स्टेट में सबसे ज़्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटी है और कौन से राज्य में कम? चलिए मैं ही बता देता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लेटेस्ट ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन यानी AISHE ने एक रिपोर्ट निकाला है, जिसमें बताया गया है कि राजस्थान में 52 यानी 52 स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, 26 स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, 7 ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्हें यूनिवर्सिटीज़ माना जाता है,
5 इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस यानी IIT, IIMs, NITs हैं और एक सेंट्रल और एक स्टेट रन यूनिवर्सिटी यानी राज्य संचालित विश्वविद्यालय हैं। यानी टोटल में 92 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि सबसे ज़्यादा है देश में। उसके अलावा लद्दाख में सबसे कम सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं और चंडीगढ़, गोवा और मिज़ोरम में 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं। कॉलेजेस की बात करें तो और उसमें भी डिस्ट्रिक्ट या ज़िले की बात करें तो बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा कॉलेजेस यानी 1098 कॉलेजेस हैं। इसके बाद जयपुर 671 कॉलेजेस और हैदराबाद में 488 कॉलेजेस हैं। ये रहे टॉप 10 लिस्ट। अगर बात करें राज्य यानी स्टेट्स की तो उत्तर प्रदेश 8114 कॉलेजेस से पहले नंबर पे हैं और हर 1 लाख लोगों के लिए 32 कॉलेजेस हैं। उसी प्रकार महाराष्ट्र 4532 कॉलेजेस के साथ दूसरे नंबर पे है, जिसमें हर 1 लाख लोगों के लिए 34 कॉलेजेस हैं। कर्नाटका आता है तीसरे नंबर पे 4233 कॉलेजेस के साथ, जिसमें हर 1 लाख लोगों के लिए 62 कॉलेजेस हैं। और अगर बात करें राजस्थान की तो वो आता है चौथे नंबर पे 3694 कॉलेजेस के साथ, जिसमें हर 1 लाख लोगों के लिए 40 कॉलेजेस हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पे। और अगर आप वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।